हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो आपको अगर ऑनलाइन सेशंस चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर, लर्न विद ईज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो एक कंपनी है जिसने 60,000 शेयर्स इशू किए हैं पब्लिक को कि वो उसके शेयर्स खरीद सकती है। 10 रुपए का एक शेयर है जिसे 4 रुपए प्रीमियम पर बेचा गया। मतलब कि पब्लिक को अगर एक शेयर खरीदना है तो उसे 14 रुपए की पेमेंट करनी होगी 4 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में। कंपनी ने 60,000 शेयर्स बेचने के लिए ऑफर किया है। पब्लिक ने क्या किया, 75,000 एप्लीकेशन दी है। 75,000 शेयर आपके बिकने को तैयार है, लोग खरीदने को तैयार है। तो क्या आप 75,000 शेयर बेच सकते हो? नहीं। आपके पास सामान अगर 60,000 है तो आप 60,000 ही तो बेचोगे। तो 60,000 शेयर अगर आपने इशू किए हैं तो 60,000 शेयर ही आप अलॉट कर सकते हो, 75,000 नहीं। तो अब जो आपके पास 15,000 एप्लीकेशन ज्यादा आ गई, उसका क्या करेगी कंपनी? उसमें से कंपनी कह रही है कि मैं 70,000 एप्लीकेशन को रखूंगी, उसका पैसा रखूंगी और 60,000 शेयर्स अलॉट करूंगी प्रो रेटा बेस पर। बाकी 5,000 एप्लीकेशन का क्या करेगी? 5,000 एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट कर रही है, उसका पैसा पब्लिक को रिटर्न किया जाएगा, रिफंड किया जाएगा। अब यहाँ पर कंपनी कह रही है 60,000 शेयर्स में अलॉट करूंगी, लेकिन पैसा मेरे पास 10,000 एप्लीकेशन का भी ज्यादा आया हुआ है। उस पैसे को मैं यूटिलाइज करूंगी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के पैसे में। ये मान के चलूंगी कि अलॉटमेंट का पैसा इन शेयर होल्डर से मेरे पास एडवांस आ गया है। अब यहाँ पर दो शेयर होल्डर हैं, ए और बी, जिन्होंने डिफरेंट टाइम पीरियड पर कुछ इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं की। तो कंपनी ने उनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया। उनको शेयर्स अलॉट नहीं किए जाएंगे, ना ही उनका पैसा रिफंड किया जाएगा। कंपनी ने उन सारे शेयर्स को दोबारा से रीइश्यू किया। रीइश्यू किया मतलब पब्लिक को दोबारा से बेचने के लिए लगाया और 11 रुपए में एक शेयर को बेचा। आपको सारी एंट्रीज कैश बुक और जर्नल एंट्री में बनानी है। तो कैश बुक का मतलब क्या है? आपको जो भी कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो डायरेक्टली कैश बुक में पोस्ट करनी है। तो शेयर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो आपकी कहाँ होती है? बैंक में होती है। तो कैश बुक में सिर्फ बैंक का कॉलम बनाओ और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन डायरेक्टली कैश बुक में आप पोस्ट करोगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो आपकी होगी वो बैंक से स्टार्ट होगी, क्योंकि एप्लीकेशन जब पब्लिक खरीदना चाहती है, वो कैसे बताती है? कंपनी ने कहा है जो भी खरीदना चाहता है वो इस एप्लीकेशन को भरेगा, साथ में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 4 रुपए की है वो जमा करेगा इस बैंक में, ताकि उसे पता चल सके कि कौन खरीदना चाहता है और कितने शेयर खरीदना चाहता है। तो पब्लिक ने 75,000 एप्लीकेशन पर 4 रुपए के हिसाब से बैंक में पैसा जमा कर दिया। 3 लाख रुपए आपके बैंक में जमा हो गए। किस अकाउंट से? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम से आपको ये पैसा मिल रहा है। आप अपना एक प्रोडक्ट शेयर नाम से बेच रहे हो, जिसको 4 इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट मिलेगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो खरीदना चाहता है उसने आपकी जमा कर दी। आपके पास पूरा 3 लाख रुपए का पैसा जमा हो गया बैंक में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया। क्या ये सारा का सारा पैसा आप शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 60,000 शेयर अलॉट कर सकते हो तो उतना ही पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में आपका ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पर सीक्वेंस से पढ़ते जाओ, स्टेप बाय स्टेप। 75,000 आपको एप्लीकेशन मिली, 70,000 का पैसा वो रख रही है कंपनी, तो 5,000 का पैसा, 5,000 शेयर एप्लीकेशन का पैसा कंपनी रिटर्न कर रही है। तो 5,000 पर पैसा कितना बनेगा? 4 रुपए के हिसाब से 20,000 कंपनी रिटर्न कर रही है, तो बैंक से पेमेंट होगी। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आप डेबिट कर दो, मतलब कि आपने उस 3 लाख में से 20,000 रुपए निकाल करके पब्लिक को वापस कर दिए। तो अब आपके पास एप्लीकेशन का पैसा कितना बच गया? 2,80,000 रुपए, जिसे अब आपको ट्रांसफर करना है उनके रिलेटेड अकाउंट। तो 3 लाख रुपए आपको मिले थे, 20,000 आपने वापस कर दिए, 2,80,000 आपके पास बच गए। 2,80,000 में से 60,000 शेयर अगर आप अलॉट कर रहे हो तो 60,000 पर 4 रुपए एप्लीकेशन का पैसा आपका 2,40,000 बनता है, जो कि शेयर कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे। और इसके बाद भी आपके पास जो 40,000 बच गए हैं वो आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपको अलॉटमेंट मंगानी है उसका एडवांस मानोगे, उस अकाउंट में खोल करके इस पैसे को ट्रांसफर करोगे। तो एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आप डेबिट करो 2,80,000 से।
अब इतने पैसे का ही हिसाब किताब करना है ना आपको। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया 2,40,000, शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया 2,40,000 से क्रेडिट। आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट शेयर की, शेयर कैपिटल से रिलेटेड है तो उसमें ट्रांसफर कर दी। शेयर एप्लीकेशन का क्या काम था, सिर्फ आपको ये बताना कि कितना पैसा आपको लेना था, कितना पैसा आपके पास आया, और उससे लेकर के शेयर कैपिटल फाइनल डेस्टिनेशन है इसकी, उसमें आपने इसको ट्रांसफर कर दिया। 40,000 आपके पास एडवांस आया हुआ है अलॉटमेंट के नाम पर, तो आपने नया अकाउंट खोला, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसके नाम का अकाउंट खोला, और आपने ये मान लिया कि ये पैसा आ गया है तो उसी के ही तो अकाउंट में आप उसको डालोगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में आपने 40,000 भी क्रेडिट कर दिया। एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया, 3 लाख से आपने क्रेडिट किया, 3 लाख से ही आपने डेबिट किया, एप्लीकेशन का अकाउंट का बैलेंस नील हो गया। अब बारी आती है अलॉटमेंट पे। जब आपको पता है 60,000 शेयर अब आपके बिक गए हैं, लोगों ने परचेज कर लिए हैं, जिस पर अब पक्का है आपको 5 रुपए जो आप अलॉटमेंट पे डिमांड कर रहे हो वो पेमेंट आएगी। पेमेंट आएगी तो लोगों से कितना पैसा लेना आपको, 3 लाख रुपए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नया अकाउंट खुलेगा, पहले ही आप खोल चुके हो एडवांस के नाम पर उसको, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आप डेबिट करो, दिखाओ कि 3 लाख रुपए अब आपको पब्लिक से इकट्ठा करना है, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट पे इतना पैसा आना चाहिए। अब ये 5 रुपए में आपको ध्यान से समझना है, रीड करना है कि वो कह रहा है प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो प्रीमियम कितना है, 4 रुपए। तो 5 रुपए में से 4 रुपए अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम का पैसा आप अलग अकाउंट में डालोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करोगे। 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2,40,000 आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आपका क्रेडिट होगा। 1 रुपया आपका फेस वैल्यू से रिलेटेड है, उतना ही आप शेयर कैपिटल अकाउंट में डालोगे। 60,000 शेयर पर 60,000 रुपए आपके आ गए, जो कि आप शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। ये भी आप मान रहे हो कि ये पूरा पैसा आपका आ गया। 3 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट बन रही है, ये पब्लिक से पैसा आएगा, और आपने मान लिया कि पूरा पैसा आ गया, शेयर कैपिटल में भी आपने ट्रांसफर कर दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, बैंक में कितना पैसा जमा हुआ उससे आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले देखो, आपका पैसा 3 लाख रुपए आना चाहिए था, 3 लाख में से 40,000 आपके पास एडवांस आया हुआ, तो बाकी बचा 2,60,000, जो कि अब आपको मिलना चाहिए। अब यहाँ पर एक शेयर होल्डर है ए नाम से, जिसको 1200 शेयर्स अलॉट किए गए थे, उसने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की। ये 1200 शेयर्स उसको अलॉट किए थे, तो प्रो रेटा बेस पर अलॉटमेंट हुई है, इसका मतलब एप्लीकेशंस ज्यादा आई थी इसके, इसलिए अप्लाई ज्यादा शेयर्स के लिए क्या था, अलॉट कम शेयर्स हुए हैं। तो आपको निकालनी है वो एप्लीकेशन का नंबर जितना इसने अप्लाई करने के लिए किया था। तो कैसे निकालोगे, देखो आपकी रेशो क्या बन रही है, एप्लीकेशन 70,000, अलॉटेड 60,000, आपके पास अलॉटेड शेयर का नंबर है 1200, एप्लीकेशंस कितनी होंगी वो नहीं पता। तो जैसा अगर आपने लास्ट क्वेश्चंस को अगर आप फॉलो करते हुए सीखते हुए आ रहे हो, तो अब आपने इसको क्रैक कर लिया होगा। आपको क्या करना है, अगर एप्लीकेशंस निकालनी है तो जहां क्वेश्चन मार्क लिखा है आपने उसी नंबर को आप ऊपर लिखोगे। यही तो आपको कंफ्यूजन हो जाती है ना, यहाँ तक तो आप लोग सॉल्व कर लेते हो, लेकिन यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से नंबर को ऊपर लिखे और कौन से नंबर को नीचे। तो जो नंबर मिसिंग है उसी साइड के नंबर को सबसे पहले ऊपर लिखो, अलॉटेड वाला अब नीचे आएगा 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1200। तो यहाँ पर आपके पास आ गई 1400 शेयर एप्लीकेशन, उसने 1400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, वो 1400 शेयर्स खरीदना चाहता था, लेकिन उसको अलॉट 1200 शेयर्स हुए। इसका मतलब उसने 1400 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी, तो 4 रुपए के हिसाब से आपके पास पैसा भी 1400 शेयर एप्लीकेशन का आया, 5600 रुपए उसके पैसे आपके पास जमा है। आपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के लिए कितना यूज किया इसको, 1200 शेयर्स अगर आपने उसको अलॉट किए तो 4 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन में पैसा आपने इसका यूज किया 4800, बाकी कितना बचा 800 रुपए, जिसे आप अलॉटमेंट के टाइम पर यूज करने वाले। अलॉटमेंट में आपने इसको एडजस्ट कर लिया, लेकिन अब देखो इसके अलॉटमेंट पर ड्यू कितने बनते हैं, 1200 शेयर्स आपने इसको अलॉट किए हैं, 5 रुपए के हिसाब से आपको इससे 6,000 रुपए की पेमेंट आनी थी। 6,000 में से 800 रुपए इसके पहले से आए हुए हैं, तो इसको माइनस कर दो, बाकी का पैसा 5200 रुपए जो उसको देने थे
वही उसने नहीं दिए, यहीं पर वो डिफॉल्ट कर गया। तो 2,60,000 जो आपको लेना था अलॉटमेंट में, 5200 रुपए यहाँ पर डिफॉल्ट हो गए, नहीं मिला। तो बाकी बचा आपका 2,54,800 रुपए बैलेंस पेमेंट आपकी मिल गई, जो कि आपके बैंक में जमा हो जाएगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो शेयर्स का चैप्टर आपके लिए बहुत इजी है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं। सीक्वेंस से चलते जाना है, जर्नल एंट्रीज बनानी है और मार्क्स इसमें फ्री के मिलते हैं। तो बैंक में अब आपके कितना पैसा जमा हुआ, 2,54,800 बैंक अकाउंट डेबिट होगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नाम की इंस्टॉलमेंट पर आपको ये पैसा मिला है, तो इसी अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, जितना पैसा आपको मिला उतने से। तो अब यहाँ पर फिर से ध्यान से देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आपने डेबिट कितने से किया था, 3,00,000 रुपए से, और क्रेडिट कितने कितने से हो गया, पहले आपने 40,000 से क्रेडिट किया और अब यहाँ पर 2,54,800 से कर दिया। तो 5,200 रुपए का डिफरेंस स्टैंड कर रहा है। ये अकाउंट अभी नील नहीं हुआ है, इसमें 5,200 रुपए का डिफरेंस स्टैंड कर रहा है, क्योंकि पेमेंट आपको नहीं मिली। अब बारी आती है फर्स्ट कॉल। अभी जिसने पेमेंट नहीं की उसके शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया है। फॉरफिट कब कर रही है, देखो यहाँ पर ध्यान से, कि उसने अलॉटमेंट और कॉल्स का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब लास्ट में जब फाइनल कॉल करने के बाद इसके शेयर को फॉरफिट किया गया है, तब तक आप इसकी फॉरफिटेड की एंट्री नहीं बनाओगे। अब आपको फर्स्ट कॉल की एंट्री बनानी है, ड्यू की एंट्री। 2.5 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल पर 60,000 शेयर्स पर आपके पास आएंगे 1.5 लाख रुपए। नया इंस्टॉलमेंट, नई अकाउंट को खोलो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करो 1.5 लाख। क्लियर है। अब ये पैसा आपने मान लिया कि आ गया है और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया 1.5 लाख रुपए। लेकिन आया कितना, आया कितना, आपको यहाँ पर 1,200 शेयर्स, तो आपको पता है ये पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। कॉल्स का पैसा नहीं दिया ना ए ने, अलॉटमेंट का भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया। 1,200 शेयर्स आपको पता है, उस पर 2.5 रुपए के हिसाब से 3,000 हो गए। इसी तरह से बी एक शेयर होल्डर है जिसको आपने 1,800 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने भी 2 कॉल्स की पेमेंट नहीं की। तो क्या यहाँ पर भी हमको इसके एप्लीकेशंस का नंबर पता करने की जरूरत है? नहीं है। यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन का नंबर जानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एप्लीकेशन का नंबर हम क्यों जान रहे थे, क्योंकि जो एप्लीकेशन पर जो थोड़ा सा पैसा उसका एडवांस आया होता है, उसे हमने अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट किया है, वो एडजस्ट होके खत्म हो गया, अलॉटमेंट तक खत्म हो गई वो कहानी। अब यहाँ पर तो फर्स्ट कॉल पर आपको जो इतने शेयर्स अलॉट किए हैं उसके हिसाब से पूरी पेमेंट आनी चाहिए। तो 1,800 शेयर्स पर 2.5 रुपए के हिसाब से 4,500 रुपए जो आपको मिलने थे बी से, वो भी उसने नहीं दिए। तो आपको टोटल 7,500 रुपए की पेमेंट नहीं मिली, बाकी पेमेंट 1,42,500 की मिल गई। तो बैंक में आपकी क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1,42,500 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट करोगे 1,42,500, आपको जमा हो गए, पैसा मिल गया है फर्स्ट कॉल का। आपने डेबिट कितने से किया, 1.5 लाख से, क्रेडिट कितने से हो रहा है फर्स्ट कॉल का अकाउंट, 1,42,500। 7,500 रुपए का अभी भी डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इन 2 शेयर होल्डर से आपको पेमेंट नहीं मिली। अब आती है बारी नेक्स्ट आपकी सेकंड कॉल की। सेकंड कॉल की फिर से ड्यू की एंट्री बनाओ। 60,000 शेयर्स पर 2.5 रुपए की फिर से आपको डिमांड करनी है। नया अकाउंट खुलेगा, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 1.5 लाख रुपए से डेबिट करो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दो। मान लिया है कितना पैसा आ गया, लेकिन पैसा फिर से वही आपको नहीं मिला। ए और बी से, ए से 1,200 शेयर पर और बी से 1,800 शेयर्स पर आपको वही 7,500 रुपए की पेमेंट नहीं मिली। 1,42,500 रुपए की पेमेंट मिली है, बैंक में जमा हो गया। क्लियर है। और ये अकाउंट भी अब आपका 7,500 रुपए से डिफरेंस शो करेगा। आई होप ये फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का सेम ही था, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जितना पेमेंट आपको नहीं मिली, 1,200 और 1,800 शेयर्स पर, 3,000 शेयर्स पर पेमेंट नहीं मिली, तो 3,000 शेयर्स कंपनी ने क्या किया, फॉरफिट कर दिए, कैंसिल कर दिए, उनको शेयर्स अलॉट नहीं कर रही, ना ही उनका पैसा कंपनी रिफंड कर रही। तो एंट्री क्या बनेगी, देखो, फॉरफिट करते हैं इसका मतलब हम शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं, तो आपकी शेयर कैपिटल भी उतने शेयर्स से रिड्यूस हो जाएगी। 3,000 शेयर्स अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो 3,000 शेयर्स की शेयर कैपिटल कितनी बनेगी, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पर होती है, और कहां तक,
आपने फाइनल कॉल को मंगाने के बाद फॉरफिट किया है, इसका मतलब 10 रुपए पूरे डिमांड कर चुके हो, तो जितना डिमांड कर चुके हैं हम उतने तक रिवर्स करेंगे। तो 10 रुपए पूरे डिमांड कर चुके हैं, 10 रुपए से आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, 3000 शेयर्स के लिए वापस रिवर्स कर दो, कैंसिल कर रहे हो आप। तो 3000 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए आपके डेबिट होंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि अब आप इसको समझ जाओगे। यहाँ पर आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में भी तो कुछ पैसा क्या किया था, क्रेडिट किया था। यहाँ पर ए और बी दोनों दो शेयर होल्डर हैं, लेकिन हम एक ही का पैसा रिवर्स करेंगे। ए जो है शेयर होल्डर, जिसने अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया, उसी के लिए हम प्रीमियम का अमाउंट रिवर्स करेंगे, बी का नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बी से आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका है, उसने अलॉटमेंट की पेमेंट की, है, इसका मतलब उस पर आपको प्रीमियम का पैसा मिल चुका है। तो प्रीमियम का पैसा अगर आपको मिल चुका है, आपने उसको क्रेडिट किया और वो उसी अकाउंट में आपके जमा है, तो उसको वहीं रहने दो, उसको वहां से निकाल के आपको अलग से फॉरफिटेड अकाउंट में नहीं डालना। जब किसी शेयर होल्डर के शेयर्स को आप फॉरफिट कर रहे हो और उसके शेयर से आपको प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, तो उस प्रीमियम के पैसे को आप नहीं छेड़ोगे, डिस्टर्ब नहीं करोगे, उसको वहीं रहने दो। दूसरा केस, जिस शेयर होल्डर से आपको प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट के टाइम पर आपको जो प्रीमियम का पैसा मिलना था और उसने अलॉटमेंट पर ही डिफॉल्ट कर दिया, वो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, तो प्रीमियम अकाउंट जो आपने क्रेडिट किया था 1200 शेयर के लिए, वो आपको जब नहीं मिला, तो आप दोबारा से इसको रिवर्स करोगे ना, वरना वो बैलेंस अननेसेसरी स्टैंड करेगा। जब 4800 रुपया आपको 1200 शेयर्स पर प्रीमियम का नहीं मिला, तो हम इसको रिवर्स करेंगे सिर्फ ए के शेयर्स के लिए, जिस पर आपको प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस। हम बी का क्यों नहीं कर रहे, बी से प्रीमियम हमको मिला, हम उसको वहीं रहने देंगे, उससे निकाल के फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में नहीं डालेंगे। अब बारी आती है यहाँ पर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में आप ये नहीं करोगे 3000 शेयर्स आपने फॉरफिट किए मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आपके हो गए 15,000। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। आपको कैलकुलेट करना है, आपने अभी इतनी सारी कैलकुलेशन की है, तो अलॉटमेंट पर आपको कितना पैसा नहीं आया, आपको 5200 रुपए नहीं मिले, जो कि ए से मिलने थे। ए से पेमेंट नहीं मिली, तो उतना ही आप रिवर्स करोगे, उतना ही क्रेडिट करोगे। फर्स्ट कॉल पर आपको कितना पैसा नहीं आया, 3000 शेयर्स पर 2.5 रुपए के हिसाब से 7500 रुपए, और सेकंड कॉल पर भी 7500 रुपए आपको नहीं मिले। तो इन तीनों अकाउंट को अब आप क्रेडिट कर दो। इन तीनों अकाउंट को आपने इतने रुपए से डेबिट करके और शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था। जब शेयर कैपिटल आप रिवर्स कर रहे हो, तो ये अकाउंट भी तो आपके रिवर्स हो जाएंगे, इन अकाउंट का बैलेंस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो, तो पेमेंट तो आपको मिलेगी ही नहीं। तो अननेसेसरी ड्यू अकाउंट क्यों छोड़ना। अब बारी आती है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को, उसमें आप क्या अमाउंट दिखाओ। उसमें हम वही अमाउंट दिखाएंगे जो पैसा अभी तक इन दोनों शेयर होल्डर से आपके पास आ चुका है। तो सबसे पहले देखो, जो ए है, ए ने 1200 शेयर्स जिसको अलॉट हुए, उसने कितनी पेमेंट की, उससे आपको 1400 एप्लीकेशन, उसने 1400 एप्लीकेशन दी थी, उसने 1400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 4 रुपए लगा करके 5600 रुपए उसने जमा किए थे। तो कंपनी के पास ए के 5600 रुपए आए हैं। इसके बाद तो उसने कोई पेमेंट ही नहीं की, तो सिर्फ 5600 रुपए आए हैं। और बी, बी के आपको क्या देखने हैं, 1800 शेयर्स पर सिर्फ फेस वैल्यू देखोगे, प्रीमियम का पैसा जो आया हुआ है उसको आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। फिर से समझा रही हूँ, सिर्फ फेस वैल्यू देखो, उससे आपको कितनी मिली है, 4 रुपए एप्लीकेशन पर और 1 रुपया अलॉटमेंट पर मिला है उससे। दोनों कॉल का पैसा तो आपको मिला नहीं, तो 5 रुपए आपको मिले हैं 1800 शेयर्स पर, 9000 रुपए की पेमेंट मिली है आपको बी से, तो टोटल हो गया 14,600 रुपए, जो कि इन दोनों शेयर होल्डर का पैसा कंपनी फॉरफिट कर रही है, रिफंड नहीं कर रही। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट नया खुलेगा, जिसमें इस पैसे को क्रेडिट करोगे। एक तरह से ये कंपनी की इनकम है, नया अकाउंट नए में डालोगे ये पैसा, कंपनी रिफंड नहीं कर रही है ये पैसा। अब कंपनी ने क्या किया, इन शेयर्स को कैंसिल कर दिया, इन दोनों शेयर होल्डर्स को तो शेयर्स अलॉट नहीं कर रही है,
लेकिन अब अपने आप से दोबारा से 3000 शेयर्स को पब्लिक को दोबारा से री इशू कर रही है, दोबारा से ऑफर कर रही है कि जिसको खरीदना है वो खरीद सकता है इन 3000 शेयर्स को फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है वो अपना 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए वाला शेयर ये मान के बेच रही है कि हाँ, जो भी खरीदेगा उससे ये माना जाएगा कि पूरे 10 रुपए आ चुके हैं। 10 रुपए वाला सामान वो 11 रुपए में बेच रही है। 11 रुपए का एक शेयर बेच रही है, 10 रुपए वाला सामान 11 रुपए में आप बेच रहे हो, तो क्या एंट्री होगी? 1 रुपया आपका फायदा हो रहा है, 1 रुपया ज्यादा में आप बेच रहे हो, तो एंट्री क्या होगी आपकी? बैंक अकाउंट जो भी खरीद रहा है आपका कैश बुक में एंट्री आएगी। जब भी आप री इशू करोगे, स्टार्टिंग में इशू करो या री इशू करो, आपकी जब भी इस तरह से इशू वाली एंट्री होगी वो बैंक से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि अब आपको नहीं पता 3000 में से कितने शेयर्स बिकने वाले हैं। यहाँ पर आपके 3000 पूरे शेयर्स बिक गए, 11 रुपए के हिसाब से 33,000 रुपए आपके बैंक में जमा हो गए। जिसने भी खरीदे उसने 10 रुपए वाला शेयर आपका 11 रुपए में खरीद लिया। अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में तो आप फेस वैल्यू ही डालोगे, आपकी शेयर कैपिटल 30,000 रुपए से वापस बढ़ गई। 3000 शेयर्स पर आपको 30,000 रुपए वापस मिल गए। जो 1 रुपया आपने एक्स्ट्रा डिमांड किया है फेस वैल्यू से, वो आपका 1 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाला जाएगा। वो 1 रुपया आपका प्रीमियम काउंट किया जाएगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आप क्रेडिट करो 3000 रुपए से। 3000 शेयर्स पर 3000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम आया। क्या कंपनी को रीइश्यू करने पे नुकसान हुआ है? नहीं, कोई भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसने 10 रुपए का सामान अपना 11 रुपए में बेचा, उसको तो फायदा हुआ है। 3000 रुपए यहाँ पर प्रीमियम का भी मिला। तो यहाँ पर बैंक में आप पोस्टिंग करो 33,000 रुपए से। और अब यहाँ पर देखो री इशू कर दिए, 3000 शेयर्स को फोरफीट किया, फोरफीट करके 3000 शेयर्स को री इशू कर दिया। तो इनकी कहानी पूरी हो गई ना, कहानी खत्म हो गई। तो अब जो फोरफिटेड शेयर अकाउंट का आपने जो अकाउंट खोला था उसको अब आप क्लोज करोगे, क्योंकि ये जो इनकम आपकी हो है वो फाइनल हो गई कि ये आपकी पूरी इनकम है। कोई री इशू करने पर कहीं आपको नुकसान फायदा कुछ नहीं होना, ये फाइनल है। जो पहले वाले शेयर होल्डर से पैसा आया हुआ है इसको अब आप अपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका डेबिट होगा 14,600 से, कैपिटल रिजर्व अकाउंट 14,600 से आपका क्रेडिट होगा। फाइनली ये इनकम हो गई कंपनी की। जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे सारे के सारे रीइश्यू कर दिए, और रीइश्यू करने पर उसको कहीं नुकसान नहीं हुआ, तो हमने फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में से कोई पैसा यूज भी नहीं किया। एज इट इज बैलेंस बचा हुआ है, वही सारा आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड में यहाँ पर आप कैश बुक का टोटल क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे, जो कि आएगा 8,52,800, और दोनों साइड पर टोटल लिखो। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। डाउट और कंफ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन है, खुल के लिखो, खुल के पूछो जो भी डाउट है। लेकिन अगर अच्छा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो लाइक का बटन भी प्रेस करो, उतने ही खुल करके, उतने ही दिल से। तो प्रैक्टिस जारी रखनी है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं। प्रैक्टिस जारी करने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा हर वीडियो में एंड तक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। पूरा नहीं, लिखकर नहीं सॉल्व करना चाहते तो वर्बली ही चाहे आप जर्नल एंट्रीज मेरे साथ साथ बनाते जाओ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।